छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। कैग के एक रिपोर्ट में 13,000 करोड़ से ज्यादा का यह घोटाला सरकारी अधिकारियों के द्वारा ही किया गया। मूलतः देखा जाए ये काम यहाँ पर जो पैसा दिया गया था ये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर के, वो भी ऐसे गांव जो कि खनन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं और खनन से यहाँ पर जो भी राशि प्राप्त हो रही है उसके फायदे के तौर पर यहाँ पर गांवों को मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर वो फायदा ना तो गांवों तक पहुंचा बल्कि फाइलों में देखा जाए तो राशि बता दी गई, खर्च भी हो गई। जब कैग के द्वारा यहां पर जांच पड़ताल की गई तो पता चला ये एक बड़ा घोटाला यहां पर सरकारी अधिकारियों के द्वारा ही किया गया। चलिए बताते हैं आखिर क्या हुआ है। इतना बड़ा घोटाला, कैग की रिपोर्ट क्या कहती है, किन क्षेत्रों को नुकसान हुआ, खनन फंड यहां पर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैग का काम क्या होता है और उससे संबंधित यहां पर छत्तीसगढ़ से संबंधित खनन घोटाले के बारे में वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि समझ में आए आखिर ये घोटाला कितना बड़ा है। सबसे पहले देखा जाए तो यहां पे चर्चा की शुरुआत तब होती है जब प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत जमा हुए खनिज फंड के उपयोग को लेकर के कैग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें हम कहते हैं, कि रिपोर्ट चर्चा में आती है। रिपोर्ट में क्यों चर्चा में आई? क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए मिले हजारों करोड़ रुपए के उपयोग में यहां पर कई बड़ी कमियां निकलकर सामने आई हैं। क्या कमियां सामने आई, इनको आपको एक डेटा के माध्यम समझाता हूं जो अपडेट है। यहां पे देखिए हुआ क्या कि डीएमएफटी यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट को जो पैसे आवंटित किए गए थे वो 13,101 करोड़ रुपए का। अब इसमें यहां पर देखा जाए तो करीब 10,253 करोड़, लगभग 78% पैसा खर्च हो गया बताया गया। अब इसमें देखा है तो 44% गांवों को लाभ नहीं मिला है। यानी कि जो पैसा यहां पर खर्च हो गया और उसका लाभ यहां पर जिन गांवों को मिला वो करीब 44% गांव है जिनको ये लाभ मिला ही नहीं। जांच में अब तक जो पता चला 11 जिलों में 1734 प्रत्यक्ष खनन प्रभावित गांवों में से 754 गांवों को किसी भी योजना का कवर मिला ही नहीं। एक दो नहीं बल्कि 754 गांव यहां पर जो राशि आई उनके विकास को लेकर के वो यहां पर पहुंचा नहीं, और इसके बावजूद लगभग 4,536 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। तो आखिर पैसा गया तो गया कहां? तो चलिए समझते हैं कि किन कार्यों पर यह आपत्ति हुई है, कहां पे खर्च किए गए हैं। तो कैग ने बताया कि डीएमएफटी का पैसा पीएमकेकेवाई के मूल उद्देश्य से हटकर खर्च किया गया है। यानी कि यहां पर खनन प्रभावित क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आजीविका, पर्यावरण सुधार और आधारभूत सुविधाओं में जो पैसा खर्च किया जाना चाहिए था वो पैसा यहां पर कोई वेलकम गेट बनवा दिया गया है, तो कहीं यहां पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में बगीचे लगवा दिए गए हैं, कहीं आपको सरकारी कार्यालयों के निर्माण व सौंदर्यीकरण में खर्च कर दिया गया है, कहीं आपके कार्यालय के फर्नीचर, वाहन खरीद लिए गए हैं और कहीं कुछ निजी शैक्षणिक संस्थानों का अनुदान यहां पर दे दिया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए जहां पर पैसा खर्च होना चाहिए था वहां ना खर्च करके सरकार ने अपने यहां पर ऐसे ही क्रियाकलापों में इसको खर्च कर दिया है। कैग की रिपोर्ट में क्या क्या यहां पर खुलासे किए गए? सबसे पहले कहा गया कि बिना योजना के खर्च कर दिया गया है पैसा। कोई योजना के लिए जो पैसा योजनागत यहां पर खर्च होना चाहिए था आपने कुछ भी कहीं भी खर्च कर दिया है। यानी कि मास्टर प्लान कोई नहीं बनाया गया है, विजन डॉक्यूमेंट कोई नहीं तैयार किया गया था और एनुअल प्लान के बिना ही करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यहां पर निकल के आती है। उसके बाद यहां पर देखा तो टेंडर नियमों का भी उल्लंघन किया गया, यानी लगभग 17.49 करोड़ की खरीद खुली निविदा के बिना ही कर दी गई है और लगभग 38.82 करोड़ की खरीद में तकनीकी विनिर्देश का भी पालन नहीं किया गया। यानी कि इनके निर्देशन यहां जिस तरीके से यहां पर खनन की प्रक्रिया को लेकर के जो रूल्स रेगुलेशन थे उनका भी पालन नहीं किया गया है। इसके अलावा अधूरी परियोजनाओं को लेकर के भी यहां पर कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि 41.80 करोड़ रुपए यहां पे बर्बाद किए गए, यानी अपेक्षित लाभ भी नहीं मिला, ना पूरी हुई और ना ही उसका कोई उपयोग में आई। जैसे कि यहां पे आर्ट एंड कल्चर सेंटर बनाने को लेकर के जो कि अधूरा रह गया है, अभी तक नहीं बना और पैसा भी खर्च हो गया। इसी तरह बायोगैस प्लांट में भी यहां पर देखा अधूरा रह गया है लेकिन पैसा वहां पे लगा दिया गया है। पोल्ट्री और मशरूम उत्पादन केंद्रों को लेकर के भी यहां पे खर्च किया गया लेकिन वहां पर भी काम नहीं शुरू हुआ। तो यानी कि यहां पर अधूरी परियोजनाएं रह गई जिसका कोई फायदा यहां पर नहीं निकल रहा। इसके अलावा देखा है तो प्रभावित क्षेत्रों में पहचान में देरी भी की गई है, यानी कि कई जिलों में खनन प्रभावित गांवों की पहचान 5 महीने से 5 वर्ष के बाद की गई है कि खनन क्षेत्रों का प्रभाव के अंतर्गत ये गांव भी भाई आते हैं, ये पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है और इसके बावजूद 1060 करोड़ पहले यहां पर आवंटित कर दिए गए हैं। यानी कि पहचान भी नहीं की गई और आपने पैसा पहले ही आवंटित कर लिया गया, तो जिसके लिए यहां पर आपने एक तरीके से जो पैसे का घोटाला करना होता है तो इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाती हैं। मानव संसाधन की कमी के बारे में बताया गया, यानी कि कुछ जिले जैसे कि बेमेतरा और महासमुंद में डीएमएफटी से जुड़े प्रमुख पद 100% खाली हैं।
जब पद ही खाली है तो खर्च करने को लेकर ना तो प्लान हुआ, ना तो बाकी सारी प्रक्रियाएं हुई। और अन्य जिलों में देखा है तो ऐसे 50% आपको पद खाली मिले और इस कारण से ये गड़बड़ी और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। अब कैग ने अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की हैं? सिफारिश की है खनन प्रभावित गांवों और लोगों की यहां पर स्पष्ट अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। उसके बाद मास्टर प्लान और अनुवन प्लान को अनिवार्य रूप से तैयार किया जाना चाहिए। तीसरा, सोशल ऑडिट को यहां पर मजबूत बनाना चाहिए। चौथा, फंड उपयोग में पारदर्शिता, निगरानी बढ़ाना और खरीद और टेंडर नियमों को सख्ती से पालन करने संबंधी प्रयासों को अपनाया जाना चाहिए ताकि ऐसी गड़बड़ियों से बचा जा सके। अब यहां पे देखा है PMKKY योजना क्या है, उसके लिए भी समझ लीजिए। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में और मंत्रालय खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। उद्देश्य था कि यहां पे खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए काम करना और फंड का स्रोत था खनन कंपनियों और पट्टा धारकों के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में यहां पर योगदान करना। अब इस योजना के तहत देखा है क्या सुविधाएं देनी है। जो पैसा आएगा इस फंड में, उस फंड का पैसा जो खनन प्रभावित क्षेत्र हैं, गांव हैं, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल व्यवस्था, शिक्षा, कौशल विकास, सड़क एवं आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण, आजीविका के विकास में किया जाना चाहिए था, जो कि यहां पर हाल ही में छत्तीसगढ़ में तो नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए यहां पर देखिए इंपॉर्टेंस क्या है। छत्तीसगढ़ के लिए इंपॉर्टेंस ये है कि भारत का प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य है। अभी हम देखें कोयला उत्पादन में अग्रणी है छत्तीसगढ़, इसकी प्रमुख हिस्सेदारी है देश भर में। लौह अयस्क का प्रमुख केंद्र है और खासकर हम बात करें तो उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क का विशाल भंडार है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा हम देखें तो बॉक्साइट की उपलब्धता छत्तीसगढ़ देश में यहाँ पर प्रमुख भंडार आपको पाए जाते हैं और चूना पत्थर, टिन आदि की भी उपलब्धता देखा जाए तो खनिज में आपको पर्याप्त रूप से है। यानी कि खनन से मिलने वाले राजस्व को प्रभावित करके प्रभावित क्षेत्रों के विकास में लगाना ही यहां पर इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है और इसका ही पैसा यहां पर आपको गलत तरीके से यूज किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या कैग कोई यहां पर फैसला ले सकती है, कार्रवाई कर सकती है? तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है तो उसके बारे में बताते हैं। देखिए कैग, इसका पूरा नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये एक संवैधानिक संस्था है। यह भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच इसका उल्लेख है और इनका उद्देश्य होता है केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व व्यय का और ऑडिट करना और वित्तीय जवाबदेही को सुनिश्चित करने को लेकर के काम करना। अन्य कार्यों के दृष्टिकोण से देखा है मुख्य कार्य सरकारी खातों का ये ऑडिट करते हैं, साथ ही व्यय की नियमितता की जांच करते हैं। तीसरा, वित्तीय अनियमितता को उजागर करते हैं, जैसे कि हाल ही में यहां पर आपको छत्तीसगढ़ वाले में किया गया। रिपोर्ट जो होते हैं राष्ट्रपति राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं और सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने का कार्य इनके द्वारा कराया जाता है। कैग के बारे में एक चीज और ध्यान है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और शपथ भी राष्ट्रपति के समक्ष ली जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले यहां पर आपको पूरा हो जाए। हटाने की प्रक्रिया यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया के माध्यम से ही इन्हें हटाया जा सकता है और केवल संसद द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। तो इस तरीके से इन्हें हटाना भी इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। वहीं कैग के बारे में ध्यान आपको यह भी रखना है कि किस चीज का ऑडिट करते हैं और किसका नहीं करते हैं। तो भारत सरकार, राज्य सरकार, सरकारी कंपनियां, स्वायत्त निकाय जहां कानून द्वारा प्रावधान हो, सरकारी योजनाएं, परियोजनाएं, इन सभी का देखा जाए तो ये ऑडिट करते हैं और निजी कंपनियों का और साथ ही राजनीतिक दलों का ये ऑडिट नहीं करते हैं। कैग रिपोर्ट के फिर इंपॉर्टेंस क्या है? तो कैग रिपोर्ट की देखिए इंपॉर्टेंस यहाँ पे 3-4 चीजें हैं। पहली कि यहाँ पर संसद की लोक लेखा समिति कैग रिपोर्टों की जांच करती है। जब यहाँ पर ये ऐसी रिपोर्ट आपको जो भेजेंगे वो आपको पीएससी के पास जाएगी। रिपोर्ट में अनियमितता मिलने पर सरकार यहाँ पे जवाब मांगा जाता है और कैग स्वयं किसी को दंड नहीं देता, उसकी भूमिका ऑडिट और रिपोर्ट करने की होती है। दंड कर देने का प्रावधान यहाँ पे सरकार और यहाँ पे कार्यपालिका का है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में हुए इस बड़े घोटाले का कैग की रिपोर्ट में तो सामना आ गया। अब देखना यह उचित होगा कि क्या यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी और या फिर यहाँ पर देखा जाए तो इस पर लीपापोती कर दी जाएगी। फिलहाल यहाँ पर देखा है ऐसी महत्वपूर्ण और लेटेस्ट अपडेट को लेकर के आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।